ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा 2-3 बातों को इंक्लूड करके और अवेयरनेस पे बात करेंगे, ताकि अभी तक जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोग वीडियो देखे हैं, काफ़ी बातें समझ चुके हैं। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बात किया, बातें समझ में आई हैं उनको। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया या फिर हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, अवेयरनेस के लिए बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, वो सब वीडियो अगर उन्होंने नहीं देखा तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो रहेगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, कल एक फ़ोन आया था मेरे पास, वो लोग पंजाब से हैं, अमेरिका में रहते हैं और ख़ासकर वो बच्चे के लिए ही अमेरिका शिफ्ट हो गए कि वहाँ ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा और अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा और बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा। बच्चा उन्होंने बताया कि सीवियर ऑटिस्टिक डायग्नोस किया गया है, लेकिन जिस तरह से बात हुई, बच्चे को तो मैंने देखा नहीं, उनसे बात हुई लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक बात हुई होगी। तो जो जो साइन सिम्टम्स उन्होंने बताए, तो और उसके वजह से वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थी। 4 साल की एज में डायग्नोस होना और 10 साल का एज हो जाना, तो ये अपने आप में फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। 10 साल का एज हो गया, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग के पास इन लोग गए, किसी ने बोला ये दवा दीजिए, किसी ने बोला वो दवा दीजिए, किसी ने बोला कि कभी ठीक नहीं होता है, किसी ने बोला कि नहीं ये इन लोगों को स्पेशल स्कूल में भेज देना होता है, वहीं ये करेंगे, आपकी मतलब कि मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाएंगे, या फिर बहुत तरह की बातें। जितने डॉक्टर्स उतनी बातें। कुछ लोगों ने हद भी पार कर दी, बहुत तरह की गलत बातें बोल दी। अब पता नहीं वो डॉक्टर्स थे या कौन थे, पता नहीं उनका। अगर वैसे आप सुन रही हैं तो आप ज़रूर ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला भी था कि वैसे लोगों पे क्रिमिनल केस होना चाहिए, कि उतना मतलब बेवकूफ़ की तरह बात करना वो क्रिमिनल का ही काम है। तो उनकी तो डिग्री की भी जांच होनी चाहिए, उन पे केस भी होना चाहिए। कि उल्टी पुल्टी बातें करने के लिए जानबूझ के, देखिए होता क्या है कि आपके इमोशन से खेला जाता है। और जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, ऑनेस्टली आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, आप समझिएगा, सुनिएगा। आपके इमोशन से खेला जाता है। आप जाते हैं परेशानी में और उसके बाद जितनी परेशानी आप लेके गए होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। मैंने कई बार बोला है कि 70-80% डॉक्टर्स लोग के बच्चे ऑटिस्टिक हैं, तो मेरे कांटेक्ट में है, या फिर और सब मेरे जो सर्कल में लोग हैं डॉक्टर लोग, उनके कांटेक्ट में है, ज़्यादातर डॉक्टर लोग के बच्चे हैं। और वो 70-80% लोग क्या है कि रिहैब में कहीं जा रहे हैं, और क्या है कि एलोपैथिक डॉक्टर, लेकिन उनके बच्चों में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि एलोपैथी जो है वो दुनिया को खिलाने के लिए ठीक है, वो बिजनेस का ये है, वो कमर्शियल पर्पस से, उनका करियर का ये है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने घर में खुद ही यूज नहीं करते हैं वो मेडिसिन। तो उनके बच्चों में होम्योपैथिक मेडिसिन चलता है, क्योंकि उनको पता है कि होम्योपैथी जो है काफ़ी सेफ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच का अंतर। होम्योपैथी दवा जो है 95 to 99% तक इफ़ेक्टिव होता है, जो दवा दिया गया उतना यूज हुआ, वो यूजफुल होता है। एलोपैथिक दवा जो आप लेते हैं तो वो 30% ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, अप्रॉक्स। अब हो सकता है कि एलोपैथी वाले लोग बहस करने लगे इस पर। अप्रॉक्स 30% ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी वेस्ट जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में रह गया और एब्जॉर्प्शन 30% ही हुआ। 70% आपको कहीं ना कहीं जाके उसका कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएगा, कुछ ना कुछ ऑर्गन को डैमेज करेगा। धीरे धीरे करते कर लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब अफेक्टेड क्यों हो रहे हैं? आजकल के रहन सहन और ये जो दवा होती है एलोपैथिक की, उसकी वजह से। तो उनको ये सारी बातें बताई गई, जितने डॉक्टर्स उतनी तरह की राय, और दिन पर दिन ये लोग टेंशन में आते गए। और क्या होता है कि जब आप किसी बात का एक्सेस ये करने लगते हैं, उस पर थिंकिंग करने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो बच्चे को तो जो प्रॉब्लम है सो है, वो तो ठीक होगी कि नहीं होगी बात की बात है। लेकिन एक गारंटी है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? स्ट्रेस में आप ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होना,
डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो ही जानी है। ओबेसिटी भी हो जानी है, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस हार्मोन सब रिलीज होते रहते हैं, वो क्या करेंगे बॉडी में ओबेसिटी ले आएंगे। तो अब है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ भी खाना नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, टाइमली खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे होते जा रहे हैं। तो मोटे क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो। स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ओबेसिटी आएगी। ओबेसिटी आने के बाद तो डायबिटीज़ आना तय है, हाइपरथायरॉयडिज्म ये होना तय है, हाइपो कुछ भी, और उसके बाद से हाइपरटेंशन जनरली होना तय है। तो अब समझ लिए कि एक बच्चे को आपने क्योर नहीं किया, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, खुद को बीमार कर ले रहे हैं, तो समझ लिए एक घर में 2 बीमार कब तक चलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली है, 3-4 लोगों की फैमिली ही है, तो एक घर में 2 बीमार, एक बीमार था तो हस्बैंड वाइफ मिल के संभाल भी ले रहे थे, अब 2 बीमार हो गए, तो अब बेचारा एक हस्बैंड क्या क्या करेगा? वो जॉब करेगा, अपना बिजनेस करेगा, या फिर जो भी अपना सेल्फ का ये है वो करेगा, कि आपको संभालेगा, कि बच्चे को संभालेगा, परिवार चलाने के लिए खर्च भी चाहिए, इलाज के लिए भी खर्च चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे न्यूक्लियर फैमिली भी जिम्मेवार है, बार बार मैं बोलता हूँ ये बात। तो देखिए, ऐसे डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग, अगर पेशेंट आता है, पेशेंट क्या है कि पेशेंट और पेशेंट का अटेंडेंट जब आते हैं तो एक तो वो ऐसे ही टेंशन में रहते हैं, आप उनको बरगलाने की बजाय सही सजेशन अगर दे दें तो क्या है कि पैसा आपको मिलेगा, आपका नाम भी होगा, और इंसानियत के नाते कुछ काम हो जाएगा। वो बच्चे जो 6 साल से भटक रहा है, उसको आज तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उन लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मेरे से बात करी। बात को पहले सुनना होता है, बात को सुनने से क्या होता है कि सोल्यूशन भी बात के सुनने में ही मिल जाता है। पेशेंट और अटेंडेंट जो कंप्लेन कर रहे हैं वो बात हम सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब उसी में मिल जाना है। तो इस बच्चे में इन्होंने बताया था, इसकी मदर ने, कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि मतलब पहले सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बोलता था, अचानक से धीरे धीरे लॉस्ट होना शुरू हो गया। अभी भी माइंड शार्प है उसका, लेकिन एग्रेसिव हो जाता है, अपने से जो काम करता है वो ही करेगा जो उसको इच्छा होगी। हम लोग कितना भी चाहेंगे नहीं करना चाहेगा, जब ठान देगा तो नहीं करेगा ये चीज़। उसके बाद से यूरिन इनकंटिनेंस वगैरह की भी बात करी कि मतलब यूरिन कंट्रोल नहीं होता, तो उस पर भी मैंने बताया है कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हो सकता है। तो जो भी हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर के मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी लीकेज हो सकता है। तो ओवरऑल मिला के बात ये है कि इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में 60-70% डॉक्टर जो अलग अलग फील्ड के, मान लीजिए कोई किडनी का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी, तो उन लोगों को भी नहीं पता है कि ऑटिज्म क्या होता है, ADHD क्या होता है। उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है तो कहीं और लेके जा रहे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं या फिर कहीं और लेके जा रहे हैं। तो फिर आप लोग इस बात को लेके गिल्ट में ना रहेंगे, पहले हमको पता होता तो ये कर लेते, ऐसे नहीं करते, मोबाइल नहीं देते, ये नहीं करते। आपको नहीं पता था, आपने अनजाने में किया है। क्या है कि कोविड के टाइम में सबको अपनी जान बचानी थी, इसलिए घर में रहना था। अब घर में जब पैक हो गए, 3 लोगों की फैमिली ही है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, और या फिर वो बोलते हैं कि घर में है सिर्फ 6 ही लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। नाना पाटेकर का एक डायलॉग है, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और बड़े अच्छे से याद है कि घर में है सिर्फ 6 ही लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। ये अभी के समय की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई कहें, मीठी सच्चाई कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी घर में सिर्फ लोनलीनेस सिर्फ रह गया है। 4 दीवारें हैं, एक छत है, एक आदमी है। तो ये जब तक रहेगा तो सही से चल रहा है, आदमी घुट घुट के जी ही रहा है इसमें। बस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है फैमिली मेम्बर्स को, तब तक ज़िंदगी अच्छे से चल रही। किसी को प्रॉब्लम हो गई उसके बाद तो ज़िंदगी तहस नहस हो ही जाती है। तो उसके लिए अगर कोशिश करें, अगर हो सके तो जॉइंट फैमिली में रहें। नहीं जॉइंट फैमिली में रह पा रहे हैं, जॉब की वजह से कहीं बाहर रह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं
कि सोशल गैदरिंग्स में बच्चे को लेके जाएं। आप तो जॉइंट फैमिली में पले बढ़े, आपका तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ, लेकिन बच्चे का नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या करें कि आप उस तरह के माहौल में लेके जाएं। अब बताते हैं कि ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी बच्चों में हो, डिसलेक्सिया हो, जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों में हो रही हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब इस पे बात करते हैं। सबको यही चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे करें। तो एक बात आप समझ लीजिए, मैंने बार बार बोला है, पुराने वीडियो लोग आप लोग नहीं देखते हैं इसलिए आप लोग को नहीं पता होगा, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बार बार मैंने बोला है कि जिस डिजॉर्डर का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, एग्जैक्ट कॉज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट कॉज नहीं है, अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटी बैक्टीरियल दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन है, एंटी फंगल दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन है, एंटी वायरल देंगे ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स देंगे ठीक हो जाएगा। तो उसमें चूंकि रीजन पता है ना, कि मान लीजिए कि वायरल फीवर हुआ, एंटीबायोटिक दे दिया, ठीक हो जाना है, 3 दिन 5 दिन में ठीक हो जाना है। रीजन पता है तभी तो दे पाएंगे। लेकिन जहाँ रीजन नहीं पता है, क्यों हुआ पता नहीं, बच्चा सब कुछ सही था, 4 साल के एज तक सही था, उसके बाद धीरे धीरे लॉस्ट होना शुरू हुआ, आपको लगा कि पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, आपने ज़बरदस्ती एक पे एक टीचर लगा दिए, सब उसको टॉर्चर करे जा रहा है, टॉर्चर करे जा रहा है, क्योंकि वो भी गंवार, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। बच्चे को टॉर्चर करके कभी भी कुछ नहीं सिखाया जा सकता। टॉर्चर करके क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, कई कई परिवार में देखा जाता है कि वाइफ को टॉर्चर करके रखा जा रहा है, किसी न किसी दिन वो सप्रेस जो आप कर रहे हैं, किसी न किसी दिन ज्वाला बन के आएगी बाहर, और फिर उसके बाद बवाल होना ही है, झगड़ा वगड़ा होना ही है। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सडन ऐसा एक्शन हो जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे, अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाएगी। तो इसी तरह का कि बच्चों का भी ये है कि बच्चों को क्या है कि बच्चे की तरह ट्रीट करें। आप 35-40 साल के हैं, बच्चा आपका 5-6 साल का है, तो सेम मैच्योरिटी लेवल नहीं ना होगी। आपकी जो लेवल है मैच्योरिटी की और बच्चे की जो लेवल है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा ना। तो अपने हिसाब से उसको नहीं चलाना ही करें, बच्चे को देखें कि किस हिसाब से वो चल रहा है, उसी एज ग्रुप के बच्चों के बीच में रखें। तो 4-5 साल के एज तक सही रहा, उसके बाद से धीरे धीरे लॉस्ट होना शुरू हुआ। चलिए मान लिया कि आपको नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है, आपको लगा कि बदमाशी कर रहा है, या फिर चलिए आपने किया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ज़बरदस्ती जब हम कराना शुरू करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, तब ही समझ लेना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कि सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ऐसे कैसे मतलब ये बैक होने लगा। तब आपको इसके स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, स्पेशलिस्ट वाला टर्म समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट का मतलब कि हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर्स इन, अब इंडिया, या फिर इंडिया के टॉप डॉक्टर सर्च करेंगे, इंडिया टॉप ऑटिज्म एक्सपर्ट इन दिल्ली, मुंबई, पटना, जहाँ भी सर्च करें, कोई डॉक्टर मिल गया आपको, आप उसके पास जाते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन 2-3 मिनट में क्या है कि हाँ समझ गए, उसके बाद से अपना जांच लिख दिया, और ये कीजिए, ये दवा खिलाइए, आज नहीं खिलाइएगा, 5 साल बाद खिलाना पड़ेगा, 10 साल बाद खिलाना पड़ेगा। मतलब बच्चे में थोड़ी सी भी एग्रेसिवनेस देखी तो उसने दे दी वो सीडेटिव ड्रग। अब वो आपको पता नहीं है, आप तो टॉप वाले डॉक्टर खोज के गए हैं, तो जाइए। ये आदत जब तक नहीं छूटेगी कि टॉप वाले के पास जाना है, तब तक तो प्रॉब्लम में रहेंगे। तो खैर, आपको नहीं पता है, उसने दवा दिया, आप उसको खाना खिलाना शुरू कर दिए, मतलब खिलाना शुरू कर दी। बच्चा दवा ले रहा है, 3-4 दिन तक आपको लगा कि लो रात में तो सो ही नहीं रहा था, अब तो खूब अच्छे से सो ले रहा है। तो वो सो नहीं ले रहा है, और सोए में उसको कभी जगा के देखिएगा, वो बेहोश है, वो जगेगा ही नहीं, तो वो बेहोश है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं ना कि उसका स्लीप डिस्टर्बेंस और कर रहे हैं, आप उसको नशे में सुला रहे हैं। तो नशे में सुला रहे हैं, सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा तो सो गया है, तो थोड़ा फ्रेश तो फील करेगा, लेकिन 5 से 7 दिन के बाद देखिएगा एग्रेसिवनेस उसकी और दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि वो सीडेटिव इफेक्ट जब तक था तब तक सही था। धीरे धीरे वो क्या करेगा कि वो कॉर्टिसोल रिलीज कराना शुरू करेगा बॉडी में, तो इरिटेशन बच्चे में बढ़ जाएगी। तो इन लोगों को सिर्फ यही आता है, और ये आप देंगे ये दवा तो आपको नुकसान ही नुकसान होना है, फायदा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि जब दवा इसके लिए होता है नहीं, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, तो दवा क्यों है।
दवा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि तो प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम मेनली है सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हम लोग किए हैं। सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज क्या है? बहुत सारे लोग पेरेंट्स लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको भी समझना चाहिए कि सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज होता है कि मतलब कि जैसे कि उसका ये है कि मेंटेलिटी है, बच्चा बच्चे के बीच में रहेगा तब ग्रो करेगा। मैंने बार बार बोला है कि आप अपने एज ग्रुप के बीच में रहना चाहते हैं, आप बड़े बुजुर्ग के एज ग्रुप में जाके सेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उनको चलाना चाहते हैं। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपके विचार का, आपके जो भी थॉट प्रोसेस हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाना है, एक तरह से विरोधाभासी बात हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो परिवार में उनका ये है कि स्वामित्व है, वो ज़्यादा ये डोमिनेंट होना चाहते हैं, नए नवेले शादीशुदा वाले कपल जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होना चाहते हैं, तो यहीं पे परिवार में झगड़ा इसी की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं कि सब लोग अपने एज ग्रुप में रहना चाहते हैं, क्योंकि अपने एज ग्रुप के लोग हमारी बात को समझेंगे। जैसे मेरा दोस्त है तो मेरी फीलिंग्स वो समझेगा, क्योंकि उसी फीलिंग से वो भी गुजर रहा है। अगर कोई प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, इश्क की बात हो रही है, कोई ब्रेकअप की बात हो रही है, तो सैड मोमेंट भी है, हैप्पी मोमेंट भी है, तो उसको वो समझेगा, क्योंकि वो भी अपने लाइफ में आज फील कर रहा हो, या फिर कुछ दिन पहले फील किया हो, या फिर आगे फील करेगा, वैसे ही हम फील कर रहे हैं, तो वो इस बात को समझ सकता है। लेकिन अब यही है कि 50-60 साल का एज ग्रुप वाला लोग जो भी हैं, तो उनको हो सकता है, क्योंकि वो मैच्योरिटी के लेवल में, अपर लेवल में आ चुके हैं, तो इन सब चीज़ों से निकल के अब वो अपनी दुनिया में बस चुके हैं, तो उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमको अभी मेरी बात प्रायोरिटी लगती है, तो क्योंकि अगर मेरी बात प्रायोरिटी मुझे लगती है और कहेंगे, अगर उस पर अगले सामने वाला ध्यान नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है खुन्नस होती है कि नहीं, इसको कोई मतलब ही नहीं है, हम इतने दुख में हैं, इसको शेयर भी नहीं करना है, इसको बांटना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए सेम एज ग्रुप में हर कोई रहना चाहता है। सेम एज ग्रुप के लोगों में रहने से क्या होता है कि उस तरह की बातें सीखने को मिलती हैं। तो बच्चे का सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज कैसे हुआ? सामाजिक रूप से उसको क्या किए कि हम तो घर में बंद करके रख दिए, घर में बंद करके रख दिए। कि कोरोना के टाइम में ज़्यादातर हुआ कि घर में बंद रखे कि बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन न लग जाए। पहले तो जिंदा रहना जरूरी है, अब जिंदा रहने जरूरी है, उसके बाद क्या है कि अब घर में 3 ही लोग हैं, तो अब जान छुड़ाना भी बच्चे से ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर वो पकड़े हुए हैं। आपका एडीएल परफॉर्म करना है, आपको टॉयलेट जाना है, आपको नहाना है, आपको फ्रेश होना है, आपको कपड़ा पहनना है, आपको नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, सबको रेडी करना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है या फिर खुद भी ऑफिस जाना है। तो ये सारा कुछ आपको करना है, उसी बीच में बच्चे को मैनेज करना है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को दे देते हैं मोबाइल, कि मोबाइल ले लो और अपना कार्टून और टीवी दिखा दिया कि उसमें लगे रहो, ताकि हम अपना एडीएल परफॉर्म कर सकें। तो एक तो क्या किए कि हम सोशली उसको क्या किए ना कि सोशल होने नहीं दिए बच्चे, सोशल अवेयरनेस बच्चे की नहीं हो, सोशल स्माइल बच्चे की नहीं हो, सोशल बिहेवियर, सोशल अवेयरनेस जो होता है वो बच्चे में डेवलप हम किए ही नहीं, क्योंकि उसको प्राइवेट लाइफ दे दी हम। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, समय नहीं है, किसी मेड को रख लिया है सारा काम धाम करने के लिए, बच्चे को रेडी किया, स्कूल भेज दिया, उसके बाद बच्चा आया तो मेड ही उसको देख रही है, देखभाल कर रही है। कुछ फिक्स टाइम के लिए कहीं लेके गई तो बच्चे लोग के बीच ज़्यादा रहने नहीं देना है, क्योंकि हम अभी भी प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं कि लाइफ बॉय का ऐड दिखाता है, बोलता है कि मिट्टी में 10 तरह के कीटाणु हैं, उसके लिए लाइफ बॉय लगाइए। तो क्या है कि कहीं ना कहीं कीटाणु आपके दिमाग में घुस गया कि नहीं, मिट्टी में नहीं जाने देना, 10 तरह के कीटाणु से इन्फेक्शन लग जाएगा। इसको क्या करोगे, पहले लाइफ बॉय साबुन लगा दो, फिर उसके बाद ओडोमॉस लगा दो, कोई कीड़ा भी ना चढ़ पाए इस पर। लेकिन जो यहाँ पे आपके दिमागी कीड़ा यहाँ पे उसके हावी है, तो उस बच्चे का कहाँ आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ हो जा रहा है, सोशल डेवलपमेंट कहाँ होने दे रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बच्चा अकेला होते जा रहा है। शुरू में उसको समझ नहीं थी, 1-2 साल तक तो समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो देख रहा है कि मम्मी पापा दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं, तो उस बच्चे को भी बिजी होने के लिए कोई उसकी लाइफ में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो होगा कहाँ से, या तो स्कूल जाएगा, कहीं पार्क जाएगा, कहीं डे केयर जाएगा, अपने एज ग्रुप के बच्चों के बीच रहेगा, तभी तो होगा वो डेवलपमेंट, उस तरह के बच्चे उसको मिलेंगे। तो ये आपका अपना फर्ज बनता है कि बच्चे को कैसे ये करें
और हो सकता है कि आपको लगे कि पड़ोसी का बच्चा भी तो ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, लेकिन वो तो उसका तो डेवलपमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी जाती है, लेकिन अब बैकग्राउंड किस तरह का है, वो लोग बीच बीच में कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कितना डेवलप होगा। अब 100 लोगों में अभी तो 30-35 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। धीरे 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 सब कुछ सही था, अचानक से लॉस्ट होना शुरू हो रहा है। तो ये हो रहा है, तो अब दुनिया में और क्या चल रहा है, पड़ोसी के बच्चा सब कुछ सही चल रहा है, आप ही की तरह फैमिली उसकी भी है, न्यूक्लियर है, आप ही की तरह बैकग्राउंड वाला वो भी है, वो भी कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी बच्चा उसका सही से ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब उससे नहीं बनता। आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो ये बात आपको तुरंत ही समझ लेनी चाहिए और कहीं रिहैब एक्सपर्ट रिहैबिलिटेशन में लेके जाना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उनके पास इसलिए नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि वो बिना मतलब की दवाएं थोप देते हैं, दवाओं की ज़रूरत है नहीं। तो ये बात हो गई ओवरऑल कि सोशियो साइकोलॉजिकल आपने एब्यूज किया, उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हुई। अब इसका सोल्यूशन भी वही है कि जो एब्यूज आपने किया, जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आप सप्लीमेंट में कैल्शियम ही लेंगे। अब उसकी जगह पे और कुछ तो आप मैग्नीशियम तो लेने नहीं जाएंगे क्योंकि कमी तो कैल्शियम की है, तो कैल्शियम लेंगे। विटामिन सी की कमी है तो आप लेके फोलिक एसिड तो नहीं पी लेंगे, विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी का ही लेंगे। फोलिक एसिड आप लें, मल्टीविटामिन आप लें, वो अलग बात है, लेकिन विटामिन सी आपको ज़रूरी है। तो उसी तरह बच्चे को जब ज़रूरत है सोशल अवेयरनेस की, सोशल कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट की, उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, उसको सही वे में सही डायरेक्शन में लेके जाया जा सके, तब आप ज़बरदस्ती मार पीट के थप्पड़ दे के ज़बरदस्ती दवाई खिला के उसको ठीक करना चाहेंगे तो बच्चा ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा, और आप उसको सप्रेस करते जाएंगे और बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। और जिनके बारे में मैंने बताना शुरू किया कि वो पंजाब से हैं, अमेरिका में रहती हैं, उन मैडम को भी बता दें कि आप परेशान इसलिए हैं कि आपका बच्चा 10 साल का हो गया। आप बोल रही थी कि 10 साल का बच्चा है, इम्प्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी। कभी भी लेट नहीं हुआ है बच्चे में या फिर किसी भी काम को शुरू करने में, जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं सही सॉल्यूशन अब मिल गया है, तो एज क्या है मैटर नहीं करता है। अगर आप में जुनून है तो आप ठीक कर सकते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। तो अब आप पॉजिटिवली सोचें, और आपका बच्चा 10 साल का है कोई मैटर नहीं करता, 1 साल और समय निकालें, उसको सही से गाइड करें और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे पे काम करेंगी तो बच्चा आपका इम्प्रूव करेगा। और आपके बच्चे को सीवियर ऑटिज्म नहीं है, जबकि बच्चे को मैंने देखा नहीं, सिर्फ आपसे बात करिए। आपके बच्चे को ADHD सस्पेक्टेड मैंने बोला था और उसी तरह की प्रॉब्लम है। और बच्चे को जब देख लेंगे, ऑनलाइन में ही देख लेंगे, तो काफ़ी कुछ बता देंगे कि क्या क्या करना है। बाकी आपको जब यहाँ आए तो ज़रूर आना होगा मिलने मेरे से। तो इसी तरह के जो लोग देख रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लम इस तरह की है, वो लोग भी देखें वीडियो को, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, दिन भर तो व्हाट्सएप खुला ही रहता है, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है, तो आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। जैसे मैडम बोल रही थी कि बहुत दिन से सोच रहे थे आपको कॉल करें, लेकिन लग रहा था कि उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे या सूटेबल टाइमिंग वगैरह। देखिए, कभी भी आप कॉल करेंगे, अगर मैं जगह हूँ तो आपका फ़ोन उठा लो, मतलब सोया नहीं हूँ या फिर किसी काम में ज़्यादा बिजी नहीं हूँ तो फ़ोन आपका रिसीव करेंगे। नहीं भी अगर फ़ोन उठाए तो आप एक मैसेज छोड़ दें, बाद में आपको रिप्लाई किया जाएगा। क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ, मुझे किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिखाना है कि ज़्यादा बिजी हैं या फिर किसी तरह का ये है। बच्चे के लिए काम करना है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है, वो हम कर रहे हैं। और जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी मेरे से हो सकती है, उतनी मदद लोगों की करना चाहते हैं, कर रहे हैं। कभी कभार फ़ोन नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे सभी लोगों से। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार कुछ अपना भी पर्सनल काम आ गया, बिजी रहे, बीच में 4G 5G का झंझट था कि 4G से 5G में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद से बोल रहा है कि सिम को अपग्रेड कीजिए। अब सिम को अपग्रेड कीजिए, अब सिम एक दिन में बंद हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए फिर से 5G से 4G में कन्वर्ट कर दिया।
तो अब जाके फ़ोन सही से चल रहा है। तो अब जो लोग भी फ़ोन करेंगे अब इजीली आ जा रहा है। बीच में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि दिन भर में 10 बार फ़ोन लगाई तो एक बार आपका लगता है। तो उसके लिए वो मेरी फॉल्ट नहीं है, फिर भी क्षमा चाहेंगे कि आप लोग ये ना समझें कि बोल देते हैं और फिर फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, ऐसा है। तो अब हो गई सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज की बात और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इसकी बात। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपका घर गांव में है, देखिए छोटा शहर या शहर से थोड़ा सा अलग हट के एक छोटा शहर ही कह सकते हैं, वो होता है जिसको कस्बा बोलते हैं, उसके बाद शहर आता है। और गांव वो जगह है जहाँ की इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो अगर गांव में आपका घर है तो आप काफ़ी खुशनसीब आदमी हैं। आपके बच्चे में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस होगी आप गांव में अगर जाके कुछ महीने भी रह जाएं तो गांव में जाएं। और क्या है कि वो लाइव वेयर के एड ना देखें, बच्चे को मिट्टी में खेलने दें, बच्चों के साथ खेलने दें। तो क्या होगा ना कि वही सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज जो आपने किया है वो फिर से बच्चे लोग के बीच में बच्चे को छोड़ देंगे। वो काफ़ी चीज़ें बच्चों के बीच रह के सीख जाएगा और इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता है। पता सबको है, सभी डॉक्टर्स को पता है, लेकिन वो बताते नहीं है क्योंकि उनका अपना बिजनेस भी तो बनाना है। मेरा काम मनी मेकिंग का ये कभी भी नहीं था। मेरा फिजिकल क्लिनिक 2 पटना में है, आराम से 2 सेंटर्स हैं, तीसरा ऑटिज्म रिसर्च सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, तो हम उससे अर्निंग कर लेंगे। ये वीडियो जो जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं, तो वो ये सारे लोगों के लिए मैसेज है कि अगर गांव में पॉसिबल हो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है। अभी देख रहे हैं कि जैसे बनारस में चले जाइए आप, तो बनारस में बहुत सारे फॉरेनर आपको मिल जाएंगे, फिरंगी लोग मिल जाएंगे जो कि 2 साल 3 साल 4 साल से पैसा सेविंग कर रहे हैं और सेविंग करके 1 साल के लिए घूमने निकले हैं, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। तो हम लोगों से काफ़ी अच्छे वो हैं क्योंकि फैमिली तो न्यूक्लियर हो गई है उनकी भी। उनको पता है कि अब गाँव में रह नहीं सकते हैं, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो चुका है। तो उस चीज़ को ये करने के लिए वो क्या करते हैं कि अब दुनिया में घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि वो इस लाइफ को अच्छे से जी सके, अच्छे से समझ सके। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो वो जब 2-3-4 साल का सेविंग करके 1 साल के लिए कहीं निकल सकते हैं, तो आपका तो फ्यूचर ही है वो बच्चा। फ्यूचर सारा कुछ तो उसी के लिए। जितना भी दिन भर में हज़ारों झूठ सच कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में है आप, तो कोई सामान मान लीजिए सेल्स की कंपनी में है, कोई सामान आपको बेचना है, जो फीचर नहीं भी है उस सामान में वो भी आप बता के उसको बेच देना चाहते हैं, झूठ ही हुआ। लेकिन चूंकि वो बिजनेस के पर्पज से है, आपका गृहस्थ आश्रम मतलब घर उससे चलना है, तो आपकी मेहनत मजदूरी वो है, तो वो आप कर रहे हैं, तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो इसी तरह का काम झूठ सच हम लोग हज़ारों दिन भर में बोल लेते हैं उसी बच्चे के लिए, उसी के लाइफ के लिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कर दिया, अब हम उसके लिए कर रहे हैं। तो जब उसके लिए हम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं कि 5-6 महीने की छुट्टी लेके गांव चले जाएं। या फिर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको या तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर कुछ लोग कहेंगे कि ये अपने को ज़्यादा काबिल बनते हैं, लेकिन जो भी है, मैं अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूँ, तो दिल से जो बात निकलती है वो बोलता हूँ। आप कितने भी परेशान हैं, आप 3-4 महीने के लिए मेरे पास आ जाएं। मुश्किल से आपका 40-50 रुपये खर्च होना है, क्योंकि रहने का और ट्रीटमेंट का खर्च होना है सब कुछ 40 से 50। आप तो ऐसे भी कहीं डायग्नोसिस करने के लिए जाते हैं, बड़े डॉक्टरों को पकड़ते हैं, तो इतना जांच वाँच और दवाई लेके पहले ही महीने में 40-50 हज़ार खर्च हो जाता है। तो 4 से 5 महीने में 40-50 हज़ार रुपये का आपका खर्च होना है। उसके बाद जब आपका बच्चा मेरे पास आएगा 4-5 महीने में, इतना इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा कि आप जो होपलेस हो गए थे, जीवन से पूरी तरह से निराश हो गए थे, वो आपकी निराशा खत्म हो जाएगी। आप पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगे और आप पॉजिटिवली सोचने लगेंगे और बच्चे के लिए काम करने लगेंगे। आपको ज़िंदगी में अब सब कुछ, पहले जो अंधेरा दिखता था अब सब कुछ उजाला दिखने लगेगा। तो ये तो गारंटीड है। अब इस बात को मार्क कर लीजिए आप लोग, जिनको समझ में आ जाए वो अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आए वो भी अच्छा। ऑनलाइन में तो आप लोग जुड़े ही हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन में जुड़ जाएं। वीकडेज में 2 सेशन देते हैं और संडे में 10-12 सेशन, 15 सेशन, जैसा स्लॉट बुक रहता है उसके हिसाब से उतना सेशन हम दे देते हैं।
पहले अकेले काम करते थे, अब टीम वर्क होगा, इस संडे से अब टीम भी साथ में रहेगी। तो इसलिए क्या होगा, ऑनलाइन में असेसमेंट वगैरह भी हो जाता है और उसके बाद से आपको एक फॉलोअप के लिए दे दिया जाता है, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए, और वीक डेज में एक दिन लेके या फिर वीकेंड पे रीअसेसमेंट, और फिर क्या होता है रिव्यू सेशन होता है। तो इस तरह से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने बोला ना कि जैसे आप बच्चे के लिए समय निकालना तो पड़ेगा, आज नहीं निकलेगा कल निकलेगा, परसों निकालना पड़ेगा। तो अभी से सोच लें, समझ लें, जब जागो तभी सवेरा बोला जाता है। कुछ लोग तो मेरे पास आके भी और वापस हो गए हैं, तो भगवान भला करे उनका, दुनिया में कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मेरे तरह लोग ऑनेस्टली काम करने वाले मेरे हिसाब से तो बहुत कम हैं। तो अगर वो मिल गए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो फिर अब राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट वाली बात है, राम भरोसे। तो ये सब बातें आपको समझने की ज़रूरत है। और ये समझ लीजिए, मैंने बोला कि गाँव में जाने का अब बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल से। गांव में बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा छोटे छोटे 4 साल 5 साल के एज के बच्चे। एक हाथ में क्या करते हैं, वो 22 साइकिल ले लेंगे। साइकिल जो होता है बड़े वाला साइकिल 22 होता है, 22 सेंटीमीटर होता है, हाँ शायद सेंटीमीटर का होता है। तो वो हाइट होती है अच्छी खासी, वो हम लोग चला सकते हैं। वो साइकिल एक हाथ से उसका हैंडल पकड़े हुए उसको घुमा रहा है और एक हाथ से अपना पैंट पकड़े हुए है, हाफ पैंट पहने हुए है उसको पकड़े हुए है, क्योंकि पैंट भी वो जो पहना है उसके बड़े भाई का है, उसका अपना नहीं है, तो वो भी ढीला हो रहा है। तो एक हाथ से पैंट पकड़ा है, एक हाथ से साइकिल पकड़ा है, उसको साइकिल को भी नचा रहा है। अब या तो साइकिल गिरेगी नहीं तो पैंट गिरेगा, इज्जत दोनों में जानी है। और बच्चे को ख्याल है कि पैंट गिरेगा तो ज़्यादा इज्जत जानी है, बच्चे उसके एज ग्रुप के बच्चे उसको चिढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब प्रॉपर बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन उस बच्चे से ज़्यादा आप सीख ही नहीं सकते किसी भी एक्टिविटी में। कोई भी आपको साइंटिफिक एक्टिविटी बता दिया जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उसका दिमाग दोनों तरफ काम कर रहा है, एक और साइकिल को भी बैलेंस करना है, एक और पैंट को भी बैलेंस करना है। अब कभी कभार क्या हुआ कि पैंट गिरा तो पैंट को पकड़ने के चक्कर में साइकिल गिरेगी। अब पहले पैंट गिरा, ये पकड़ने के चक्कर में झुका, तब तक उधर से साइकिल डिसबैलेंस हुई, साइकिल इसके ऊपर गिर गई। अब क्या है कि किसी को उठाने भी नहीं देगा, धीरे धीरे कैसे भी करके उसमें से निकलेगा, साइकिल को ठेल के उठाएगा, फिर पैंट को उठाएगा, उसको पहनेगा। तब तक बहुत सारे लोग देख चुके होते हैं, बच्चों को चिढ़ाते। ये गांव में मैंने ऑब्जर्व किया है, गांव से हूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, अभी भी देखते रहते हैं। तो वहाँ से अपने काम की चीज़ें निकाल लेते हैं और एग्जाम्पल के लिए यहाँ डाल देते हैं कि ईजिली हर किसी को बातें समझ में आ जाए। और अगर मेरी बात समझ में आपको नहीं आती है तो फिर दुनिया में और किसी की बात आपको समझ में नहीं आने वाली। ये भी 100% ये फैक्ट है। तो इससे अच्छा बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन का एक्सरसाइज क्या हो सकता है। और उसके बाद सिचुएशन, ऑड सिचुएशन में बच्चा फंस गया, नीचे गिर गया, साइकिल उसके ऊपर से गिर गई, माथे में चोट लगा, थोड़ा सा सहलाएगा, अगल बगल पहले देखता है कि कोई देखा तो नहीं ना, कोई चिढ़ाएगा तो नहीं ना, सहलाएगा, उसके बाद से आराम से अपना पहन के फिर से लेके चलना शुरू करें, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, गिरना उठना जारी है। मतलब क्या है कि डाउनफॉल, ये जिंदगी, ये इतने ही में जिंदगी का एक लेसन है कि गिरना उठना ये हमारे जिंदगी की ये नियति है, ये फिक्स है, सबकी लाइफ में ये होना है। अब ये है कि आप कितनी बारीकी से इसको ऑब्जर्व करते हैं और कितने स्किलफुल आप हो जाते हैं, कितनी दक्षता आप में आ जाती है कि आप इस सिचुएशन से निकलने का आप में कितना हुनर आता है। ये आपके सोच समझ पे डिपेंड करता है। तो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन का एक्सरसाइज इससे अच्छा मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने में गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई गाली दे दिया तो 4-5 बच्चे उसके एज ग्रुप वाले वो बोलते हैं कि जाके तुम्हारे पापा से बोलेंगे तुम गाली दी। तो उसको वहाँ समझ में आएगा कि गाली देना गलत बात है, वो पाप है, तो मतलब गाली नहीं देना सही है। तो समझ कैसे आया, वो बच्चों के बीच में नहीं रहता तो ना वो गाली देता,
ना वो लोग विरोध करते, ना उसको बात समझ में आती। आप लोग के बीच में रहता तो आप फ़ोन पे किसी से इरिटेट हैं, कोई आपका कलीग है, कोई आपका जूनियर है, उसको आप गाली दे रहे हैं, तो बच्चे को क्या समझ है? उसको समझ ही नहीं है कि गाली है क्या, क्यों दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। हाँ ये है कि कभी कभार कुछ वर्ड बच्चे सुनते हैं, वही दोहराते रहते हैं, तो सुन लेगा, अब उसके बाद वो दोहराते रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेम एज ग्रुप में रहना सबसे अच्छा है मेंटल हेल्थ के लिए। और कहीं ना कहीं आपाधापी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग ज़िंदगी जीना छोड़ चुके हैं। एक गाना हमको याद आता है कि मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। ये गाना मैं अक्सर सुनते रहता हूँ। तो उसमें एक मतलब ज़िंदगी की जीवंतता दिखाई गई है, और जीवंतता क्या कहें, अभी के लाइफ का सच बताया गया है कि जिंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। कभी बैठ के सोचिएगा ज़रूर, आंख बंद कीजिएगा, यहाँ ध्यान टिकाइएगा बीचों बीच, और तब सोचिएगा कि जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या इसी की उम्मीद किए थे आज से 5-10 साल पहले? तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, अगर इसकी उम्मीद नहीं किए थे तो जिस काम में है उसी काम को मतलब पॉजिटिवली लेते हुए थोड़ा अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे तो आप वही ज़िंदगी आपको आसान लगने लगेगी, वही ज़िंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। तो है ये सारी चीज़ें हम ओवरऑल हम जो दुनिया में चीज़ें देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके तब उसके हिसाब से अपने काम की चीज़ें निकाल लेते हैं, वो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। और अभी तक जितनी बातें मैंने बताई हैं, इतनी सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से अमल करना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। होता क्या है कि हम लोग छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जितनी सहजता से ज़िंदगी को लेंगे उतना ही मज़ा आएगा, आनंदमय ज़िंदगी होगी। अभी जनरली जितने लोग मेरे पास फ़ोन किए हैं 30, 35, 40 साल के एज ग्रुप वाले लोग हैं, वो चाहे बच्चे के पिता हों, माता हों। मेरी एज 27 ईयर्स है, लेकिन और मेरी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन पेरेंटिंग हम आपको सिखा रहे हैं कि पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं। आपको ये बता रहे हैं कि बच्चों को कैसे रखना चाहिए, उनको कैसे सोशल करना चाहिए। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि ज़िंदगी को बड़ी सहजता से लिया है। मेरे पिताजी शुरू से, मेरे ही परिवार में और लोग जो चचेरे भाई लोग हैं, उनकी परवरिश कुछ अलग तरीके से हुई है, मेरी परवरिश उनसे काफ़ी बेहतर तरीके से हुई है। किसी चीज़ की कमी पापा जी नहीं होने दिए हैं, लेकिन क्या है कि ये नहीं कि कुछ भी मांग ले और वो मिल जाए, वो भी नहीं होने दिया। वैल्यू समझाए हैं हमेशा समय का, पैसे का, तो वो चीज़ें आज भी समझ आती हैं और वो चीज़ें शुरू से डाली जाती हैं, वो संस्कार में डाली जाती हैं। तो वो संस्कार जो मिला तो वो चीज़ समझ में आया। अगर उन्होंने समय का वैल्यू और पैसे की वैल्यू नहीं समझाई होती तो अभी हम आपको समय और पैसे की वैल्यू नहीं समझा पाते। तब हम भी उन्हीं डॉक्टर्स की तरह करते कि बस ये करो, इसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नहीं किए तो अभी तुरंत ही नहीं ज्वाइन किए, क्लिनिक नहीं ज्वाइन किए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पागल हो जाएगा, असाइलम में चला जाएगा, ऐसे वैसे। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग ऐसा बोले हुए, ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, वो जांच करो, किसी जांच में कहीं कुछ नहीं आने को है, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल, उसको क्या है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का, मतलब कि ब्रेन डैमेज नहीं है उसका नर्व सेल डैमेज नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल ये और बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो इसमें कहाँ से किसी स्क्रीनिंग में टेस्ट वगैरह में कुछ आएगा। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी को जितनी सहजता से लीजिएगा, ज़िंदगी को उतना समझ पाइएगा, उतनी आराम से आप अपनी ज़िंदगी जी पाइएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको तो फिलोसफर होना चाहिए था, डॉक्टर नहीं होना चाहिए था। तो चलिए मान लिया कि फिलॉसफी का ही लेक्चर था, लेकिन आप इस पे एक बार अमल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगी कि हाँ, ज़िंदगी का एक लाइफ लेसन है और ये आप जितनी जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि आने वाला समय और क्रूशियल होने वाला और क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि और हम लोग क्या हो गए, खुद में सिमटने जा रहे हैं।
तो इसलिए अभी से इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमेशा से ध्यान रखें, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगे तो ऑनलाइन में आप हम ही से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चाइल्ड साइकोलॉजी हो या फिर जो भी इसके स्पेशलिस्ट हो उनसे जाके मिल सकते हैं, काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल बातें हुई, इतना आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में भी और आपके बच्चे की लाइफ में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने को है। इसी के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।